आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने कुछ टर्म्स यूज़ किए थे जो कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी। वैसे तो मुझे लगा था कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से फैन फिक्शन सुन रहे हैं तो ये कोई कन्फ्यूजन वाली बात होगी नहीं, बट स्टिल मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली जो एंशिएंट टाइम होता है यानी बहुत पुराने टाइम पे जहाँ अधिकतर चाइना, कोरिया या इस टाइप का जो एशियन कंट्री थी वहाँ पे किंग, जिन्हें लोग एम्प्रेस और एम्प्रेस के टाइटल से एड्रेस करते हैं, उनकी बहुत कॉन्क्यूपाइंस होती थी, या ये कह दो बहुत सारी वो फीमेल्स के साथ इन्वॉल्व रहते थे। ऐसा वहाँ के उस समय होता था, तो वो ही मैं आपको बता रही हूँ। स्टोरी उससे थोड़ा रिलेटेड थी। उसमें ना अलग अलग टाइटल दिए जाते थे, मतलब जिससे किंग शादी करता था उन्हें कॉन्सर्ट बोला जाता है, यानी उनके साथ किंग शादी करता है और उनसे संबंध बनाता है। कुछ लोगों को वो सिर्फ हेयर पिन देकर अपने साथ ही रख लेते थे, जिन्हें कॉन्क्यूपाइन बोला जाता था। उनसे राजा शादी नहीं करता है, सिर्फ उन्हें पिन देकर उन्हें अपने पास रखता था, जिन्हें एक तरह से मिस्ट्रेस की तरह ही बोला जाता था। उनमें भी रैंक्स होती थी, हेड कॉन्क्यूपाइन, रॉयल कॉन्क्यूपाइन, और इस तरह से उन्हें भी एड्रेस और रैंक्स दिया जाता था। कुछ मेड्स को भी कॉन्क्यूपाइन बना दिया जाता था, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती थी। उसी तरीके से जिसे किंग शादी करके एज अ एम्प्रेस का टाइटल देता है वो ही क्वीन बनती थी। और हाँ, क्वीन के साथ हमेशा किंग शादी करता था, कभी भी कोई एक तरह से कॉन्क्यूपाइन सीधा क्वीन नहीं बन सकती थी जब तक राजा उससे शादी ना कर दे। तो कॉन्सर्ट क्वीन से मतलब सबसे लोएस्ट होती थी कॉन्क्यूपाइंस, कॉन्क्यूपाइन से ऊपर होती थी कॉन्सर्ट। उनमें जो हेड कॉन्सर्ट जो होती थी उसे बेसिकली क्वीन जितना ही दर्जा दिया जाता था, और सबसे ऊपर होती थी क्वीन। तो ये एक हायरार्की थी, जिसी कारण जब शिचैन की जो मदर थी वो एक कॉन्क्यूपाइन थी, मतलब वो बहुत नीचे रैंक पे थी। जब उन्होंने शिचैन को बर्थ भी दे दिया, इसलिए फर्स्ट हायर होने के बाद भी उन्हें क्राउन प्रिंस का टाइटल नहीं मिला था, क्योंकि उनकी मदर की रैंक बहुत नीचे थी। उनकी मदर सिर्फ एक कॉन्क्यूपाइन थी, लेकिन वांजी जो क्वीन का बेटा था तो उसे ही क्राउन प्रिंस बनाया गया, चाहे वो उम्र में शिचैन से छोटा था। तो ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दी। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर स्टोरी को थोड़ा सा मैंने डिटेल में, यही कह दो लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैंने क्लियर कर दिया। तो चलिए अब आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उस बड़ी सी सभा में जहाँ राजा और हर मिनिस्टर हैं, उस सभा में मिंग्याओ, जिसे लगता है कि वो पहले की तरह अभी भी बिना किसी के परमिशन के बीच में बोल सकता है, क्योंकि वो किंग का बेस्ट फ्रेंड है और किंग की सबसे फेवरेट कॉन्सर्ट का भाई। यही सोच के मिंग्याओ बिना रुके, जैसे वो हर बार करता था, आज भी आगे आकर जान फैम्याक को किंग मतलब एक तरह से परमिशन देकर किंग कितनी बड़ी गलती करे बताने लगता है, बिना ये जाने कि ये वो किंग नहीं है जो उसकी बातों को मानता था या वैल्यू करता था। ये वीर वुशान को केयर करने वाला किंग, यानी उसका बिग फैन बॉय हमारे रांग वांगजी हैं। वांगजी एकदम से अब घूर घूर के मिंग्याओ को देखते हैं और स्टोरी में के अकॉर्डिंग कपड़े रंग ढंग देखकर समझ जाता है कि ये गोल्डन रोब पहनने वाला, सर पे टोपी लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ है, यानी मिंगहुई का बड़ा भाई, जो इस समय वॉर मिनिस्टर बना हुआ है और अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। वहीं इस बात पे अब वांगजी को गुस्सा आता है। अब वांगजी अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मिनिस्टर मिंग्याओ, आपकी इतनी हिम्मत कि आप राजा के फैसले पे सवाल उठाएं। इस बात पे वहाँ खड़े सब लोग अब शॉकिंगली घबराने लगते हैं। वहीं मिंग्याओ भी शॉकिंगली घुटनों पे बैठ जाता है। वांगजी की आवाज़ बहुत दमदार थी, और वांगजी जब चिल्लाएगा तो वो राजा है तो कौन सा मिनिस्टर होगा जो सामने टिक पाएगा। इसलिए मिंग्याओ अब तुरंत घुटनों पे बैठ गया। सिर्फ मिंग्याओ ही नहीं, जैसे वांग जब गुस्से में खड़ा होता है तो जितने रूम में थे वो सब फिर से अपने घुटनों पे आ जाते हैं। चिरैन और शिचैन भी। वांग जी गुस्से में सिर्फ मिंग्याओ को घूरते हुए कहते हैं, आपने आज इस तरीके से मेरे फैसले पे सिर्फ सवाल नहीं उठाया, बल्कि मेरी सभा में बिना परमिशन के बोलने की हिम्मत करी है। मुझे लगता है आप भूल चुके हैं कि आप सिर्फ एक मिनिस्टर हैं। और ये बोलते हुए अचानक से वांग जी जब वो अपने गुस्से वाले अवतार में आता है तो वहाँ खड़े सब लोग शॉकिंगली देखने लगते हैं। वहीं मिंग्याओ एकदम से मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपको
आपको मदद करना चाह रहा था। अच्छा, आपकी इतनी हिम्मत कि आप राजा की मदद करेंगे उसके फैसले में? आप होते कौन है ये फेक बोलने वाले? एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के मिनिस्टर बनकर आप अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। तो आज मैं आपको आपकी असलियत दिखाता हूँ। इसी वक्त मैं आपसे ये मिनिस्ट्री छीनता हूँ। आपको अपनी उम्र से ज्यादा मैंने काम दे दिया। आपका तजुर्बा साफ दिखा रहा है। आपको ठीक से सभा में बिहेव करना तो आता नहीं। आप क्या मिनिस्ट्री संभालेंगे? मैं ये मिनिस्ट्री पहले जिनके पास थी यानी नीकलैंड को वापस करता हूँ। ये बोलते हुए जैसे वांग जी अब बिल्कुल पावर में आ गया हो। यही ये बात सुनते ही सब लोग शॉकिंगली देखने लगते हैं। यहाँ तक कि नी मिंजे जो कोने में बैठे हुए थे वो भी अचानक से अपनी नजरें ऊपर कर लेते हैं। उन्हें कोई छोटा सी मिनिस्ट्री बस ऐसे ही नाम के लिए दे दी थी, लेकिन फिर से उन्हें वॉर मिनिस्ट्री मिल रही है। इससे वो बहुत खुश होते हैं। वहीं मिंग्याओ तो एकदम से गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए और अपने आप को बार बार और ज्यादा नीचे झुकाते हुए अपना सर बार बार जमीन पे मारते हुए कहते हैं, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। आप मुझसे मिनिस्ट्री नहीं ले सकते। मेरी एक गलती पे इतनी बड़ी सजा। आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी। बार बार अब यही कहने लगता है। इस पे वांग जी एकदम गुस्से में मिंग्याओ को देखते हुए कहता है, आपके फादर को हमने अलग मिनिस्ट्री दी हुई है, आपके भाई को हमने अलग मिनिस्ट्री दी हुई है और आपको भी एक अलग मिनिस्ट्री। आपको नहीं लगता एक परिवार में कुछ ज्यादा ही पावर आ गई है? आपके भाई एक अच्छे मिनिस्टर हैं, इसलिए मैं उनसे उनकी मिनिस्ट्री नहीं लूट रहा हूँ, पर आपके फादर अब एजेड हो गए हैं और उनसे भी आप सही से अपना काम नहीं किया जा रहा। आप चाहो तो उनको मदद कर सकते हो, लेकिन अब ये वॉर मिनिस्ट्री तो आपको नहीं मिलेगी। वांग जी खुद जानता है मिंग्याओ ने बाद में इस मिनिस्ट्री में रहकर कितना उसका ही नुकसान पहुंचाया था। आसपास के किंग मतलब जो भी किंग थे उन्हें और नाराज कर दिया था। बिना बात के वहाँ घुसपैठी वाला काम किया था और वॉर मिनिस्ट्री में उसने कैसे अपने सिपाहियों को अपने कंट्रोल में करके उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की थी। इन सब बातों को याद करता हुआ वांग जी अब सीधा मिंग्याओ को उसकी ही मिनिस्ट्री से बाहर निकाल देता है। ये देखकर अब मिंग्याओ कुछ बोल नहीं पाता। वहीं जैन फैमिया शौक है, क्योंकि अधिकतर जैन फैमिया से मिनिस्ट्री छीनना फिर उन्हें फिर से वापस दे देना, उनकी बेइज्जती करना, ये तो वांग जी कई बार कर चुका है, लेकिन मिंग्याओ के साथ ये पहली बार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर जैसे महल में फिर से फैल जाती है। वहीं अपने रूम में बैठी हुई मैं एक मिंगुई अपने ऊपर कंट्रोल ना करके अब जल्दी से गुस्से में अपने कक्ष में एक तरह से जहाँ पे उसका महल था उससे भागकर सीधा मेन हॉल की तरफ जाने लगती है। वहीं गार्ड उसे रोक के गुस्से में उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्लियरली बोल देते हैं। वहीं मिंगुई गुस्से में बोलती है, अभी की अभी किंग को बताओ, मुझे उनसे बात करनी है। जिस बात पे वो गार्ड एकदम से गुस्से में मिंगुई को जवाब देते हुए कहते हैं, किंग ने साफ बोला है यहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर्स के अलावा कोई और नहीं आ सकता जब तक किंग ऑर्डर ना दे, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सुबह हमारी ऑलरेडी आपकी वजह से अच्छी खासी डांट पड़ी थी, अब हम दोबारा से कोई भी रूल नहीं तोड़ेंगे। ये बोलते हुए वो गार्ड मिंगुई को अंदर जाने नहीं देते हैं, जिससे मिंगुई शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिचैन और चिरैन तो अपने आप में बहुत खुश है। आज तो जैसे एक नया ही लांग जी उन्हें दिख रहा है। उसने पूरी सभा बहुत अच्छे से करी। जी हाँ, फैमिया को परमिशन देने के बाद जो बाकी लोगों ने कहा और वो बातें सुनी और अच्छी तरीके से ही बिहेव किया, पहले की तरह बिना बात के सिर्फ अपने आपको किंग दिखाने के लिए किसी को कोई भी पनिशमेंट दे देने वाली बात नहीं। लोगों के भले की करीब कुछ केसेस के बारे में डिस्कस हुआ, उनमें भी अच्छे से उसने पार्टिसिपेट किया। ये देखकर चिरैन और शिचैन जब वांग जी चला जाता है तो दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं, क्या वो आज कोई सपना देख रहे हैं या सचमुच में ये लांगवांग जी ने आज अपनी प्रजा को इम्पोर्टेंस दी। आज लांगवांग जी ने टैक्स और इन सब के बारे में अच्छे से जिन गॉन्शान से पूछा। क्या हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? इस बात पे अब चिरैन जो अब मतलब एक तरह से शौक में है, उन्हें प्यार से हिलाते हुए अब शिचैन बोलते हैं, नहीं अंकल, आप कोई सपना नहीं देख रहे, ये सच है। मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे भी आज ही बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से भांगी ने सब कुछ किया। मुझे लगता है कुछ तो बदला है इन हवाओं में या सिनेरियो में, कुछ तो अंतर आया है जो वांगी ने आज इस तरीके से खुल के अपने प्रजा के भले के लिए सोचा है।
ये सोच के चिलैन और शिजैन खुश हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी तो जल्दी से वो मीटिंग खत्म करके अब विंग के से मिलने के लिए जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने कक्ष के पे विंग से मिलने जा रहा था, लेकिन कक्ष के बाहर अभी भी मिंगहुई खड़ी हुई है अपनी एक तरह से मेट्स के साथ, और वांग जी का ही इंतजार कर रही है। उसे सभा का तो पार्ट नहीं बनने दिया, लेकिन उसे हर हालत में वांग जी से बात करनी थी। उसके भाई से कैसे मिनिस्ट्री छीन ली ये बात जाननी थी, इसलिए वो वांग जी के कक्ष के बाहर ही अपना धरना डाल के बैठ चुकी थी। यही वो लोग वहाँ पे जाके खड़ी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं वांग जी मिंगुई को देखकर इग्नोर करता हुआ अपने कक्ष में आगे की तरफ जा ही रहा था, जब पीछे से एकदम से मिंगुई बोलती है वांग जी, जिससे वांग जी फिर से अपनी मुट्ठी बीच लेते हैं और घूर के मिंगुई से मैं अपने किंग से मिलने नहीं आई हूँ जो तुम्हें किंग लांग वांग जी बोलूँ। मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, वो दोस्त जो बचपन से मुझे केयर करता था, जो मेरा बचपन का वो साथी है जिसके साथ मैंने बहुत सारी अच्छी यादें बिताई हैं। क्या मैं अपने दोस्त से बात कर सकती हूँ अगर अब उन पे समय हो? ये बोलते हुए जैसे मिंगुई अपना रोने वाला अपना स्वीट कार्ड खेल रही है, वहीं वांग जी इस लड़की को घूर घूर के देख रहा है और मन में सोच रहा है इसके चक्कर में वो किंग उस प्यारे से विंग को टॉर्चर करता था। ये लड़की कहाँ से उसे विंग से ज्यादा खूबसूरत लगी, क्योंकि वांग जी को तो ये लड़की बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रही है। लोगों को आंखों में खूबसूरती होती है, इंसान के चेहरे पे नहीं। जिस इंसान को किसी मतलब एक तरीके से इंसान का नेचर पसंद नहीं आता, उसके अंदर की बातें पसंद नहीं आती, तो वो इंसान चाहे कितना खूबसूरत हो दूसरे इंसान को खूबसूरत नहीं लगेगा। वही हाल वांग जी का है। मिंगुई सचमुच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वांग जी को पता है कि ये कितनी कनिंग है और कितनी अंदर से खराब है, इसे वांग जी को ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रही है। इसलिए वांग जी यही बातें सोचता घूरता हुआ मिंगुई को बोलता है मेरे पास अभी तुम्हारी दोस्त बनने का समय नहीं है। मेरे लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी क्वीन का ध्यान रखना है। मुझे मेरी क्वीन से मिलने जाना है। और ये बोलकर वांग जी मिंगुई को धक्का मारता हुआ सीधा अब अपने कक्ष में चला जाता है। वहीं मिंगुई शॉकिंगली वांग जी को देखती रहती है। मिंगुई जब दोस्ती वाला नाटक करती थी तो वांग जी तो बिल्कुल उसके साथ वैसे ही बचपन वाली तरह बातें करना और उसके बातों पे नाचने लगता था, लेकिन आज उसे धक्का मार के सीधा अपने कक्ष में चला गया। मिंगुई ये देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बीच के बहुत जोर से अपने पैर जमीन पर मार के वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी जब अपने कक्ष में आता है तो देखता है पहले की तरह अभी भी अपनी फ्लोर मतलब अपने बेड पे लेटा हुआ है और पास में वेंचिंग उसका ध्यान रख रही है। अब वांग जी थोड़ा सा परेशान होता हुआ वेंचिंग को देख के बोलता है हीलर, अभी तक क्वीन को होश नहीं आया? इस बात पे अब वेंचिंग अपनी सर थोड़ा झुका के बोलती है नहीं नहीं योर मैजेस्टी, अभी उन्हें होश नहीं आया। मैंने उन्हें लगातार दवाइयाँ और लिक्विड डाइट तो दी है, लेकिन उनका शरीर बहुत कमज़ोर है, तो कोई और तरीका अपनाइए। क्या आप इतना ही समय लगाती हैं लोगों को ठीक करने में? अब ये बोलते हुए जैसे वांग जी को गुस्सा आ गया कि अभी तक विंग ठीक क्यों नहीं हुआ। इस बात पे अब वेंची अपने सर को थोड़ा झुकाते हुए बोलती है ऐसा नहीं है, अगर इनकी जगह कोई और होता तो मैं उन्हें लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी देकर ठीक कर देती, लेकिन तो इन्हें क्यों नहीं दी? एकदम से वांग जी गुस्से बोलता है किंग, आप भूल गए हैं क्या? आपने ही तो किसी भी तरह से क्वीन किसी भी कल्टीवेशन स्किल को नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मेडिटेशन भी नहीं कर सकती, ये कहा था, जिसके कारण 2.5 साल से उनकी गोल्डन कोड को कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मिली है। उनकी गोल्डन कोड बहुत कमज़ोर है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तो उन्हें कभी भी हेल्प नहीं कर सकती। उन्हें तो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की शायद स्पिरिचुअल एनर्जी ही हेल्प कर सकती है। तो मुझे बताइए ये कैसे करते हैं? इसे वांग जी को अब वैन जी शॉकिंगली देखने लगती है। ये किंग पागल वागल हो गया क्या? इसको ये नहीं पता स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं? ये तो किंग है, तो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। इस बात पे अब वैन जी वांग जी को जब घूरने लगती है तो वांग जी को लगता है उसका राज अभी सामने आ जाएगा, इसलिए वो शांति से खड़े होकर बोलता है मुझे सही से बताइए मैं कैसे अब विभूषण हमारी क्वीन की मदद कर सकूं। इस बात पे अब वैन जी उन थोड़ा सा परेशान होती हुए लेकिन वांग जी की हेल्प करने के लिए उसे बताने लगती है कि उसे क्या करना है। जैसे वांग जी बिल्कुल वैसे ही करने लगता है। वो लगातार अब विंग के पास बैठ के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को दे रहा है, जिसे देखकर गार्ड्स और वेंचिंग यहाँ तक कि वो मेड भी शॉक है। सबकी आंखें जैसे बल्ब की तरह खुल गई हैं और सब घूर घूर के ये नज़ारा देख रहे हैं। वहीं वेंचिंग के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल है, क्योंकि उसे आज सचमुच में किंग की आंखों में अपनी क्वीन के लिए थोड़ी कंसर्न दिख रही है।
वांग जी का एकदम से विंग को ठीक करने की ये बेताबी जो है वो देखकर कहीं ना कहीं वेंचिंग को आज बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं वांग जी जिस तरह से लगातार विंग को अपनी स्ट्रॉन्ग एक तरह से गोल्डन कोर वाली एनर्जी दे रहा था, सचमुच में विंग के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आती है। उसके घाव वैसे भी वेंचिंग की दवाइयों से जल्दी ही ठीक हो जाते, लेकिन अब जो उसके अंदर बहुत वीकनेस थी उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए वो हल्के से अपनी आंखें खोलता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि कैसे वांग जी बिल्कुल उसके पास लोटस पोजीशन में बैठ के उसको लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा है। वहीं वेंचिंग बिल्कुल उसके पास उसके बेड के पास खड़े हुए उसे देख रही है। वहीं गार्ड और मेट सब लोग उसके चारों तरफ है। विंग अब एकदम से घबराते हुए जब उठता है तो एकदम से वेंचिंग नहीं, आराम से करके उसे रोकती है। वहीं अब वांग जी आँख खोल के देखते हैं विंग को होश आ गया तो एकदम से सीरियस होके बोलता है, क्वीन क्या क्या आप ठीक है? अब तो विंग को एकदम बहुत बड़ा झटका लगता है। क्वीन, विंग को क्वीन के टाइटल से एड्रेस किया किंग ने, ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना वो तो उसे हमेशा एक शेमलेस बिच, शेमलेस करके ही टाइटल करता था, कभी विंग का नाम भी नहीं लेता था। और क्वीन ये तो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए अब विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा है। वहीं अब वेंचिंग जो विंग को रोक रही थी वो उसे थोड़ा आराम से बैठाते बोलते हैं, क्वीन ली उशान, आपको कैसा लग रहा है? आपको अभी भी दर्द हो रहा होगा ना? मैंने आपको मेडिसिन लगा दी है, लेकिन अब आप कुछ खा लीजिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा हर्ब्स दे सकूं। इस बात पे अभी वेंचिंग को देखकर शौक है, ये तो रॉयल हीलर है, इसे तो सिर्फ किंग के खास लोगों को ही ट्रीट करने का बोला जाता है, ये विंग को ट्रीट कर रही है। ये सब लोग वो अभी भी किंग के रूम में ये सब सोच के भी कुछ समझ नहीं पा रहे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ बार बार अपनी गर्दन घुमा रहे हैं। वहीं वांग जी विंग की आंखों की इन सारे सवालों को जैसे एक बार में पढ़ चुका है, इसलिए वो थोड़ा सा प्यार से विंग के हाथ पे हाथ रख के कहता है, घबराओ मत, ये सब मैंने ही तुम्हारे लिए करने के लिए बोला है। आज से जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे साथ मेरे ही कक्ष में रहोगे, और हाँ, तुम्हारा ध्यान हीलर वेंचिंग ही रखेंगी। ये बात सुन के जैसे विंग को कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा वाली फील आती है, पर वो एकदम से इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि क्या आप मुझे पनिश करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं? आप हमेशा मेरे ऊपर नजर रखेंगे, इसलिए आपने मुझे इस कक्ष में रखना है? ये बोलता हुआ विंग और ज़्यादा अपसेट होकर अपना मुंह नीचे कर लेता है। उसे पता है किंग की किसी भी बातों में उसके लिए केयर नहीं हो सकती, ज़रूर किंग का कोई बड़ा प्लान है जिसके कारण वो ऐसा कर रहे हैं, वो यही सोच के अपसेट हो रहा है। वांग जी विंग की आंखों में अपने लिए इतना डर, उसकी हर एक हरकत पे उसके मन में गलत जो भावना आ रही है वो सोच के मन में बहुत उस लेट किंग को गालियाँ देता है जिसकी बॉडी में वो इस समय, ये किंग कितना ज़्यादा क्रूएल है, कैसे वो विंग को इतना डरा सकता है, कैसे वो विंग को इतना परेशान कर सकता है। वो यही सोचकर आप बहुत प्यार से विंग के फेस को अपने हाथों से ऊपर करता है, जिसे सब लोग देख रहे हैं ये किंग क्या कर रहा है। खुले आम अपनी क्वीन को ऐसे टच करना थोड़ा ऑकवर्ड था उन सब के लिए, पर वांग जी जिस दुनिया से आए वहाँ पे फेस टच करके प्यार से माथे पे किस करना बहुत नॉर्मल है, इसलिए वो यही करता है, वो प्यार से विंग के माथे पे किस करता है, जिससे सब लोग शॉक, यहाँ तक कि विंग भी अपनी आंखें पूरी तरह से खोल के वांग जी को ही देखने लगते हैं। वांग जी जिसका फेस बिल्कुल विंग के पास है, उसके फेस को मतलब वांग जी ने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, उसे देखते हुए अब बहुत प्यार से वांग जी सीरियस वॉइस में बोलते हैं, आई एम सॉरी, जिससे सब लोग जैसे बेहोश ही हो जाए, एकदम से बड़ी सी बिजली सबके ऊपर गिर गई। सब लोग शॉकिंगली वांग जी को देख रहे हैं, राजा सॉरी बोल रहा है वो भी क्वीन से, पर विंग वो तो बिल्कुल जैसे भूत बन गया। वहीं वांग जी एकदम सीरियस वॉइस में बोलते हैं, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप बहुत हर्ट हुए ना क्वीन, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं समझ चुका हूँ, आप इनोसेंट थे, जो भी आपके ऊपर अब तक इल्ज़ाम लगे थे वो सब झूठे थे, आपने कभी भी मेरे खिलाफ जाने की या मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ और आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। विंग के लिए
ये बात इतनी बड़ी शॉक थी कि वो धड़ाम करके पीछे गिर जाता है। वहीं वेंजिंग और बाकी सब लोग एकदम से शॉक। वांग जी विंग विंग क्वीन क्वीन करके उसे हिलाने लगता है, पर विंग तो बेहोश हो चुका है क्योंकि उसे लगा वो दवाइयों के नशे में और वो एक सपना ही देख रहा है। वांग जी का सॉरी मांगना, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देना, उसके लिए विंग बिल्कुल रेडी नहीं था, इसलिए वो बेचारा तो सीधा बेहोश ही हो गया। भाई तो बाकी सब लोग शॉकिंगली उन्होंने क्या देखा वो समझ नहीं पाए, और वांग जी का इतना विंग के लिए परेशान होना भी वो समझ नहीं पाए। वहीं वेंजी अब एकदम से विंग को और वांग जी को अलग करते हैं, थोड़ा सा सीरियस वॉइस में बोलते हैं, किंग घबराइए मत, वो बस थोड़ा सा हैरान हो गए, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, अब वो पहले से बेटर है। वहीं वांग जी जब रियलाइज़ करते हैं तो उसे एकदम से इतना अपने नेचर से अपोजिट बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो है तो किसी और की बॉडी में, और अगर वो मतलब एकदम से डिफरेंट टाइप से बिहेव करेगा, या ये बोल दो जैसा किंग बिहेव करता है वैसा बिहेव नहीं करेगा, तो अभी तो विंग सिर्फ बेहोश हुआ है, क्या पता बाकी सब लोग उस पर शक करके उसकी गर्दन ही काट दे। इसलिए वो अब थोड़ा सा सीरियस और अपने अकड़ू नेचर की तरह कहता है, आप सब लोग अब यहाँ से चले जाइए, मैं अपनी क्वीन को खुद संभाल लूँगा, और हाँ जो भी इस कक्ष में हुआ अगर वो यहाँ से बाहर कहीं गया तो आप सबकी गर्दन आपके धड़ से अलग होगी। ये बात वांग जी जब स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है तो सब लोग अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाने लगते हैं। कौन इतनी मतलब हिम्मत करेगा कि किंग ने अपनी क्वीन से माफ़ी मांगी, ये बात बाहर जाके बताए, इसलिए सब लोग डर के बारे हाँ करने लगते हैं। वहीं अब वांग जी अब विंग को देखते हुए प्यार से विंग की साइड देखते हुए बोलता है, सॉरी मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था ना, तुम इतना डर गए कि बेहोशी हो गए, मैं तो बस तुम्हें शांत करना चाहता था, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों से उस डर को दूर करना चाहता था, पर ये क्या हुआ, तुम तो इतना घबरा गए कि बेहोश हो गए। ये बोलकर बेचारा वांग जी अब इनको और प्यार से देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब मिंगयाओ मिंगुई से अब मिलने आता है, और मिलने ही वो गुस्से में लाल अपनी बहन को के गुस्से को भी इग्नोर करता हुआ उसे बताता है कि कैसे किंग लांग वांग जी ने उससे उसकी मिनिस्ट्री छीन ली। इसी से मिंगुई को बहुत बड़ा शॉक लगता है। मिंगुई जो पहले ही बहुत गुस्सा थी, वही सुनते अपने भाई के पास जाकर एकदम से गुस्से में बोलती है, ये ऐसा नहीं हो सकता, वो लांग वांग जी इस तरीके से आपसे मिनिस्ट्री नहीं छीन सकता, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा बहन, वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो तो तुम्हारी हर बात माना करता था, तुम्हें याद नहीं है बचपन से तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। काका आप ज़्यादा मत सोचिए, बस देखिए मैं कैसे वांग जी को याद दिलाती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान इम्पोर्टेंट है, और वो है मैं। वैसे भी वांग जी बचपन से ही मेरे साथ पला बड़ा है, बचपन से ही वो मेरे प्यार में पागल है, तो एक बार मेरी बीमारी की खबर उसके कानों में पहुँचने दीजिए, वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा। उस विभूषण के आसपास उसने जितने भी मेड्स और रॉयल हीलर्स रखे हैं उन्हें लेकर वो मेरे कक्ष में होगा, और उसके बाद मेरे थोड़े से आंसुओं से आपका काम हो जाएगा। हर बार जैसे हम करते हैं। ये बोलते हुए मिंगुई बहुत कॉन्फिडेंट है, उसे पता है उसके इशारों पे वांग जी जरूर यहाँ आएगा। उसे यही लगता है कि वो पुराना लांग वांग जी है जिसे वो अपने प्यार में फंसा के अपने सारे काम निकलवाती थी, लेकिन ये लांग वांग जी नहीं, ही मतलब पुराने किंग लांग वांग जी नहीं, बल्कि लंजा है, वो लंजा जो अब प्यारे से क्यूट से विंग का बॉय है। वो तो विंग के अलावा शायद इस मिंगुई को मुड़ के भी ना देखे। इसी कारण जब मिंगुई के बीमार पड़ने की खबर उस तक पहुंचाई जाती है, जब मिंगुई की मेड दौड़ी दौड़ी से बताने आई थी, तो वो बड़े आराम से कि तुरंत जो भी हरम के हीलर है उसे चेक करने के लिए भेज दो बोल देता है, जिससे वो मेड भी शॉक और पूरा हरम भी शॉक, क्योंकि हरम में सबको पता है कि मिंगुई को सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। उसका खुद का हरम में एक बहुत बड़ा महल जैसा कक्ष है, उसके आसपास हमेशा सबसे ज़्यादा मेड रहती है। उसे ज़रा सी छींक आए तो स्पेशल रॉयल हीलर को बुलाया जाता था। आज उस मिंगुई के लिए नॉर्मल से हरम के बाकी हीलर बाकी कॉन्क्यूपाइंस और कॉन्सर्ट को जो हीलर देखते हैं उन्हीं हीलर को बुलाया है। ये मतलब जब सबके कानों में खबर पहुंचती तो किसी को यकीन नहीं आ पाता। कुछ लोग तो इस बात को सुन के भी भरोसा नहीं कर पाते, तो कुछ लोगों की हंसी छूट जाती है, क्योंकि वो तो जानते थे कि मिंगुई का एक ना एक दिन किंग के सर पे से नशा उतरेगा, और वो यही सोचे कि शायद अब किंग मिंगुई से मन भर चुके हैं। वहीं बहुत सारे जो मिंगुई की
आगे पीछे घूमने वाली कॉन्क्यूपाइंस और कॉन्सर्ट थे, वो तो मिंगुई की तबीयत पूछने और बड़ी केयर जताने भी आती हैं। लेकिन वो कॉन्सर्ट और कॉन्क्यूपाइंस जो मिंगुई से बहुत चिढ़ती थी, जो बड़े बड़े एक तरह से मिनिस्टर्स के बेटियां थी, वो तो मिंगुई को चिढ़ाने और उसकी जले पे नमक छिड़कने आती हैं। और सब यही पूछते हैं, क्या अभी तक किंग तो आपसे मिलने नहीं है? पर योर मैजेस्टी तो आपको बहुत प्यार करते हैं ना, आप बीमार हैं फिर भी आपसे मिलने नहीं आए। ऐसे बोल बोल के वो जैसे मिंगुई को और ज्यादा जेलस फील करवानी है। वही मिंगुई की मुट्ठी अब गुस्से में टाइट हो गई है और अब उसका चेहरे के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए। वांग वांगजी पिछले 2 दिन से उसे एक बार मिलने नहीं आए। 2 दिन से वो इस बेड पे नाटक कर रही है बीमारी का, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ विंग को जैसे ही होश आया था तो वो एक बार के लिए, क्या उसने सही सुना या सही चीज उसके कान में पहुंची थी, उसे भरोसा नहीं हुआ था। उसके बावजूद वो फिर से डरता हुआ हिम्मत करता अपने सराउंडिंग में देखता है, तो देखता है वो अभी किंग के कक्ष में ही है। वहीं वांगजी अब रूम में नहीं है, लेकिन हिलर, वेंचिंग और उसके मतलब स्पेशल मेड्स, जिसमें हिलर की यही भाई वैनिंग, जो कि एक मतलब वो मेल है ना, चाहे वो क्वीन है पर है तो वो मेल, तो उसे फीमेल मेड की जगह एक मेल मेड ही देने के बारे में लोगों ने सोचा था, और उसके इसलिए उसे वैनिंग एज अ मेड, एज अ उसका सर्वेंट या फ्रेंड बोलो, उसके साथ रहने के लिए भेजा है। वहीं विंग अब वेंचिंग और वैनिंग को देखकर थोड़ा सा इमोशनल होकर कहता है, आप लोग मेरे पास। विंग, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हारे पास नहीं हो सकते? पर आप लोगों को पता है ना, आप लोगों की पोजीशन मुझसे बहुत ऊपर है। आप रॉयल हीलर है और आप रॉयल गार्ड। मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान के पास आप लोगों का होना शायद किंग को अच्छा ना लगे। विंग थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है। इस पे वेंचिंग सीरियस होके बिल्कुल विंग के पास उसके बेड पे बैठते हुए कहती है, विंग, क्या बेहोश होने से पहले किंग ने जो तुम्हें बोला था वो तुम सुन नहीं पाए थे, या तुम्हें वो सपना लगा था? विंग वो बातें याद करता है जैसे किंग ने उससे माफ़ी मांगी। द ग्रेट, मोस्ट पावरफुल, द क्रूअल किंग लांग वांगजी ने एक छोटे से ऑर्डिनरी से विभूषण से माफ़ी मांगी। विंग के लिए उस बात पे भरोसा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो उस बात पे भरोसा कर ही नहीं पाता है। कहीं ना कहीं वेंचिंग विंग की आंखों से समझ चुकी है कि शायद उसने बातें तो सुन ली थी, लेकिन वो भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए वो बहुत इमोशनल होते हुए आप विंग के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है, विंग, मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि किंग तुम जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान से कैसे माफ़ी मांग सकता है, पर ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो विंग, तुम इस क्लैन की क्वीन हो, तुम इस क्लैन की एम्प्रेस हो, और हमारे एम्प्रेस से किंग माफ़ी मांग सकते हैं। शायद एक मतलब राजा प्रजा से माफ़ी मांगे या ऑर्डिनरी इंसान से माफ़ी मांगे इम्पॉसिबल है, लेकिन हस्बैंड अपने दूसरे हस्बैंड से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। तुमने हमारे साथ जो भी अब तक हुआ है उन सब चीज़ों की मुझे खुद को लगता था कि किंग को एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन्होंने इस बार वही किया है। कहीं ना कहीं आप ये बात बोलते हुए वेंचिंग भी बहुत खुश होती है। वेंचिंग जो हमेशा से चाहती थी किंग लांगवांग जी विभूषण की इम्पोर्टेंस को समझें, वो विभूषण को सही से ट्रीट करा करें। जब वेंचिंग ये होते हुए देख रही है तो वो चाहती है कि विंग इस चीज़ को एंजॉय करे, इसे सपना समझ के अपनी ही वैल्यू को कम ना करे, इसलिए वो बहुत प्यार से अब फिर से विंग को भरोसा दिलाते हुए कहती है, विभूषण, ये सपना नहीं था, ये तुम्हारी नई हकीकत है। तुम खुद को चाहे कितना अंडरएस्टिमेट करो, पर तुम सचमुच में ये सब डिजर्व करते हो, ये केयर और ये सब कुछ। कहीं ना कहीं अब विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेंचिंग को इमोशनली देखते हुए कहते हैं, पर क्या पता ये कोई नाटक हो, क्या पता किंग लांगवांग जी यही चाहते हो कि मैं उनकी बातों पे ट्रस्ट कर लूं और बाद में वो मुझे फिर से सबके बीच में बेइज्जत करके छोड़ दें। विंग डरते हुए जब ये बोलता है तो वेंचिंग बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखती है और इतने ही प्यार से बोलती है, अभी से इतना मत सोचो, बस अब अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचो, आगे जो होगा उसे देख लेंगे। विंग वेंचिंग की बातों को मानते हुए ज़्यादा ना सोचकर बस अपनी सेहत पे ही ध्यान देने लगता है
उस दिन से वो विंग अब वांग जी की हर हरकतों को, जो भी वो उसके साथ करता है, उनके बारे में ना सोचकर सिर्फ अपनी बॉडी को रिकवर करने पे गौर करता है। विंग 2 दिन से, जैसा वेंचिंग कह रही थी, अपनी मेडिसिन और हर चीज़ का ध्यान रखता है। इतना ही नहीं, वो बार बार वेंचिंग के से मतलब एक तरह से परमिशन लेकर बाहर रूम से बाहर जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ऐसा होने नहीं दे रहा है, जिससे विंग को थोड़ा अजीब लग रहा है। 2 दिन से वांग जी सिर्फ अपनी मॉर्निंग कोट्स या अपनी जो एक तरीके से कहते हैं ना राज सभा, उसका पार्ट बनता है और जैसे ही वहाँ से फ्री होता है तो विंग के पास आ जाता है। कभी विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करता है, कभी वो कैसा है बात करके उससे थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग डरा हुआ सहमा हुआ उसकी किसी बात पर रिएक्ट ही नहीं करता है। 2 दिन से यही सब कुछ हो रहा था, जब 2 दिन बाद अब वेंचिंग दोबारा से विंग को चेक करके बहुत स्माइल करते हुए, खुश होते हुए वांग जी को बताती है कि अब विंग पहले से बहुत बेटर है, और हाँ, वो अगर अब कल्टीवेशन करने की उसे परमिशन दे दें तो कम से कम वो थोड़ा सा चाहे तो मेडिटेशन करके या थोड़ी बहुत कल्टीवेशन करके अपनी गोल्डन कोर भी स्ट्रॉन्ग करा करे। कहीं ना कहीं किंग शायद उसे परमिशन नहीं देंगे, यही सोच के वेंचिंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के विंग सर नीचे करके बैठ जाता है। लेकिन जो वांग जी बोलता है उसके बाद तो विंग शॉक, क्योंकि वांग जी वेंचिंग को देखता हुआ सीरियस वॉइस में बोलता है, ठीक है, आज से आपका भाई वेनिंग और मेरे भाई लान शिचेन दोनों ही विंग को कल्टीवेशन पहले की तरह सिखाएंगे। विंग की गोल्डन कोर स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और कल से विंग तुम मेरे साथ मॉर्निंग कोर्ट्स में भी जाया करोगे। तुम इस क्लैन की क्वीन हो, तुम्हें अपनी क्वीन और एम्प्रेस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए। ये बोलते हुए जैसे वांग जी विंग को अपने साथ रखने का एक और बहाना ढूंढ रहा है, ये सोच के विंग की आंखें शॉक में पड़ी। क्या वांग जी उसे अपने साथ मॉर्निंग कोर्ट में ले जाने की बातें कर रहा है? कहीं ये कोई सपना तो नहीं, कहीं कोई धोखा वोखा तो नहीं हो रहा उसे? वहीं वेंचिंग के चेहरे पे एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो विंग को देख के जैसे बहुत खुश होने लगती है। वहीं विंग अब एकदम से घबरा के अपने बेड से उठ के वांग जी को 90 डिग्री बो करता है और थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या जो किंग बोल रहे हैं वो उस बात में सीरियस है, या किंग मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं? क्योंकि आप ही ने तो मुझे एज अ एम्प्रेस और क्वीन का टाइटल जो मिला है वो मैं उसके काबिल नहीं हूँ, और ना ही उसके अकॉर्डिंग कुछ कर सकता हूँ। साफ साफ बोला था। हाँ, वो मैंने ऐसा बोला था, लेकिन वो पुरानी बातें हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उन बातों पे ध्यान दो। मैंने कहा ना, तुम कल से मेरे साथ मॉर्निंग कोर्ट में जाओगे, और मॉर्निंग कोर्ट के बाद तुम मेरे बड़े भाई और वेनिंग के साथ अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करोगे। ये मेरा ऑर्डर है। वांग जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट वॉइस में ये बोलता है, जिसे भी आप कुछ ना बोल के सर झुका के वहाँ से अपने कक्ष की तरफ चला जाता है, जिसे वांग जी के चेहरे पे एक बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। वांग जी को पता था जब तक विंग बीमार है तब तक वो एक कक्ष में रहेगा, वरना उसके बाद वो इसका मतलब इसके रूम में, किंग के रूम में नहीं रहेगा। इसलिए वांग जी ने विंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक नया तरीका सोचा। उसने यही सोचा कि क्यों ना विंग को मॉर्निंग कोर्ट में लाया जाए। आधा दिन तो उसी काम में चला जाता है, तो विंग उसी के पास रहा करेगा। इससे विंग एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक तरीके से सबके सामने वो एक होता है ना इमेज भी बना पाएगा, और कोई विंग को बुली भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉवल में विंग को पता है हरम में उसे लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हरम में क्वीन होने के बावजूद उसे एज अ मेड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कॉन्क्यूपाइंस उसको बुली करती हैं, अपने काम भी उसे ही दे देती हैं। कहीं ना कहीं इन बातों को याद करता हुआ वांग जी ने ये नया फैसला लिया है। वहीं अब थोड़ा किंग के रूम से बाहर आके पहले मुड़ के दोबारा से वांग जी के रूम को देखता है, और फिर सीधा चलते हुए अब अपने दिल पे हाथ रख के कहता है, ये तुझे क्या हो रहा है? तू अभी भी इस किंग के बारे में सोच रहा है? तुझे याद है ना 4 दिन पहले तूने खुद से क्या वादा किया था? जब वो वुडन स्लैश तेरी बॉडी पे पड़े थे तो हर स्लैश के साथ तेरे मुंह से क्या निकल रहा था? तू इस किंग से अब प्यार नहीं करेगा। तो फिर अचानक से ये दिल को बेचैनी क्यों हो रही है? ये आंखें इतनी अलग क्यों लग रही हैं? जैसे ये किंग वांग जी ना हो, एकदम से भी जैसे उसका दिल महसूस कर चुका है ये इंसान किंग वांग जी नहीं है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? वही चेहरा और एक किंग वही तो है, पर फिर भी
विंग के दिल को क्यों लग रहा है ये वो किंग नहीं है जिसे विंग का दिल जिस इंसान से बहुत नफरत करने लगा था ये वो इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं विंग अपनी ही कंफ्यूजन में बड़बड़ाता हुआ सीधा जा रहा था जब अचानक से वो एक कॉन्सर्ट से टकरा जाता है जो कोई और नहीं बल्कि शू मिहारा थी। मिहारा इस समय की एक तरीके से काफ़ी फेमस मिनिस्टर की एक लौती बेटी है और वो उन कुछ कॉन्सर्ट में से एक है जिसे वांग जी थोड़ा बहुत अटेंशन देता है, इसलिए वो अपने ही घमंड में रहती है। वो खुद को कहीं किसी भी हालत से विंग से काम नहीं मानती, इसलिए वो गुस्से में विंग को जोर से धक्का देते हुए जो कि तो थोड़ी सी टकराया था उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि वो सीधा फ्लोर पे गिर जाता है और अपने हाथों को साफ करते हुए कहती है, वी वुशान, तुम तो कभी ढंग के खानफू पहन नहीं सकते। तुम्हारे औकात और पैसे इतने कम हैं कि तुमसे ढंग से कपड़े भी ना पहने जाए और तुम मेरा इतना महंगा हानफू खराब करना चाह रहे थे। ये बोलते हुए जैसे उसे कितना ज्यादा बुरा लगा कि विंग ने उसके हानफू को टच कर दिया, ये पुश साफ जताती है जिसे अचानक से अब वेंचिंग और वैनिंग जो विंग के साथी थे वो आके गुस्से में सबसे पहले तो वेंचिंग ही मिनहारा को घुसते हुए बोलती है, कॉन्सर्ट आप एक तरीके से कॉन्सर्ट होकर हमारी एम्प्रेस की ऊपर गुस्सा कर रही हैं। आप जानती हैं इसके लिए आपको कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। इस बात पे अब मिनहारा जो खुद को सबसे ज्यादा ऊपर मानती है वो वेंचिंग और वैनिंग को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों रॉयल पोजीशन पे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे आंख दिखाओगे। बोलो मत, मैं मिनिस्टर शूश्रे की एक लौती बेटी हूँ। अगर मेरे फादर एक इशारा करें ना तो तुम दोनों इस महल के बाहर होंगे। और रही बात इस विभूषण की तो तुम लोगों को कौन से सपनों की दुनिया में हो। ये कहीं से भी हमारी क्वीन या कॉन्सर एक तरह से एम्प्रेस की पोजीशन को लायक था ही नहीं। ये तो एक आदमी है। दूसरी बात, ये एक गरीब से फैमिली से आता है, जंक्स के पास कुछ नहीं है और ऊपर से ये तो अडॉप्टेड सन, ये सर्वेंट का बेटा होकर हम लोगों के बराबर भी हो सकता है। इसे तुम अपनी एम्प्रेस मानने की गलती कर रहे हो। ये बोलते हुए जैसे वो विंग की और बेइज्जती पे बेइज्जती करने लगती है। कहीं ना कहीं ये सुन के वेंचिंग की मुट्ठी टाइट, वहीं वैनिंग जो विंग को आराम से अभी फ्लोर से उठा के खड़ा कर रहा था वो तुरंत अपनी तलवार निकाल के मिनहारा के गर्दन पे रखते हुए कहता है, कॉन्सर्ट, अगर आप इस तरीके से मेरे सामने हमारी एम्प्रेस की बुराई करेंगे तो मुझे आपकी गर्दन काटने में कुछ मिनट लगेगी। आपको क्या लगता है आप हमारे होते हुए अब विभूषण को बुली कर सकती हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं रॉयल गार्ड हूँ और मुझे ऑर्डर सिर्फ किंग देते हैं और किंग ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे एम्प्रेस विभूषण का ध्यान रखना है और अगर आप मेरे सामने उन्हें बुली कर रही हैं तो मैं आपकी जान भी ले सकता हूँ। ये बोलता हुआ वैनिंग बहुत गुस्सा में अब उसे घूरने लगता है। वहीं शू मिनहारा के लिए तो ये जैसे कितनी बेइज्जती की बात थी। वो एकदम से गुस्से में अब वैनिंग और वेंचिंग को देख के कहती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर गुस्सा किया। आज शाम को तुम दोनों के लिए ये रात इस महल की आखिरी रात होगी। तुम दोनों को अगर मैंने आज रात तक इस महल से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी कॉन्सर्ट शू मिनहारा नहीं। कहते हुए वो पैर पटकती हुई अपने फादर के पास चली जाती है। वैसे मिनिस्टर शूशे इस समय के किंग के कुछ खास मिनिस्टर्स में से एक है, उसे यही पता है। कहीं ना कहीं वो पहले थे भी जब तक वो पुराना किंग थे, लेकिन अब तो किंग लांगवांग जी बदल चुके हैं और अब शूशे के नाटक से वो कौन सा बातों में आने वाले हैं। वहीं शूशे तो एज यूजुअल अपने आप को सुपीरियर समझता हुआ तुरंत इवनिंग कोर्ट रखने की बात कर देता है कि ये एक बहुत बड़े फैसले के लिए उसने रखी है। इस तरह से इवनिंग कोर्ट रखना एक बहुत ज़्यादा मतलब पूरे महल के लिए एक हेक्टिक काम बन जाता है। सब लोगों को बुलाना, सारे मिनिस्टर्स को उनके घर से बुलाना, शाम को सबको इकट्ठा करना। जब सब लोग सुबह से लेकर दोपहर तक सारे एक तरह से राज्यसभा और कोर्ट्स के काम करते ही हैं, तो अचानक से इस तरीके से उन्हें शाम को बुलाना लोगों के लिए थोड़ा शौक था, लेकिन सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं किंग लांगवांग जी को भी ये रिक्वेस्ट की थी शूशे ने, तो किंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं विंग जो अपने कमरे में आया ही था वो रेस्ट ना करके अब एक अपनी पुराने से संदूक से एक थोड़े ढंग के हानफू निकाल के पहनने लगता है। इसे अवेंजिंग उसे रोकते हुए थोड़ी सी वरी वाली आवाज़ में कहती है, एम्प्रेस ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। आप इस तरीके से कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? विंग अपना काम कंटिन्यू करते हुए वेंचिंग को देखते हुए बोलते हैं, मैं
इवनिंग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम दोनों ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खिलाफ एक बहुत बड़े खतरे को मोड़ ले लिया है। तुम दोनों जानते नहीं हो कि वो शुमिनहारा सचमुच में इतनी पावर कैरी करती है कि वो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं खुद मॉर्निंग कोर्ट में जाकर किंग के सामने माफ़ी मांगकर तुम दोनों की तरफ से मेरी गलती है मानकर तुम दोनों को सिर्फ करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही वेंचिंग और वैनिंग इमोशनली अब एक दूसरे की साइड देखते हैं और फिर विंग की साइड देख के बोलते हैं, एम्प्रेस ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आप क्यों इवनिंग कोर्ट में जाके माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी तो उस मिनहारा को माननी चाहिए। आपकी कोई गलती नहीं थी, उसने आपको धक्का दिया, आपकी बेइज्जती करी, आपको गलत गलत शब्दों से बोला। वो खुद क्लैन के रूल्स को तोड़ रही है। वो एक तरीके से रॉयल और फैमिली की होने के बावजूद भी ऐसी अजीब हरकतें कर रही है, तो फिर आप क्यों माफ़ी मांगेंगे? इस बात पे अविंग थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पावर कैरी करती है, क्योंकि उसे सचमुच में किंग पसंद करते हैं और जो भी उसने कहा वो गलत नहीं था। लोगों की नज़रों में मैं सचमुच में एक ज़बरदस्ती का बनाया हुआ एम्प्रेस हूँ। मैं कभी भी किंग की क्वीन नहीं बन सकता, इसलिए मेरी वजह से मैं तुम दोनों को तो परेशान होते हुए नहीं देख सकता। यही बात बोलकर विंग उन दोनों को इग्नोर करता हुआ, जो उसे अभी हानफू पहने थोड़े ठीक से, क्योंकि उसे अब सब लोगों के सामने इवनिंग कोर्ट में आना पड़ेगा, यही सोच के वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो ठीक से अभी कुछ दिनों में ठीक तो हुआ है, लेकिन अभी भी उसके शरीर पे घाव हैं, उसके अंदर अभी उतनी पावर नहीं है। थोड़ी बहुत उसने जो गोल्डन कोर मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी मिली है, उससे उसकी गोल्डन कोर स्टेबल तो हुई है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है कि पहले की तरह वो कोई नई पनिशमेंट झेल सके। लेकिन वेंचिंग और वैनिंग जो दोनों जानते हैं इन सब चीज़ों को, वो पीछे ना रहकर विंग के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं नई पनिशमेंट मिल जाए और विंग बहुत ज़्यादा बीमार ना पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी तबीयत अपने आप को भूलकर सीधा इवनिंग कोर्ट के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और बस उस डोर को खोल के अंदर जाने ही वाला है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है, तो कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। वैसे तो मुझे लगा था इसके 6 पार्ट बनेंगे, पर गुड न्यूज़ ये है ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो कल और परसों में मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगी। मुश्किल से इसके 2 पार्ट और आएंगे, क्योंकि कहानी में बहुत कुछ नहीं है, छोटी सी स्टोरी थी, तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।